अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर हमारे नए सिलेबस की बुक के मुताबिक 3rd नंबर पर है, मतलब तीसरे नंबर पर है। इस चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। जैसा कि आपने इसका अभी नाम सुना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, इस नाम से समझ में आता है कि इस चैप्टर के 2 पार्ट होंगे। पहला जो पार्ट है वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है और दूसरा पार्ट जो है वो रेडिएशन का है। तो शुरुआत हम लोग फर्स्ट पार्ट से, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक्स से स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए आप पूरा ध्यान और पूरी तवज्जो के साथ इस पूरे लेक्चर को सुनिए और जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको बराबर नोट डाउन करते रहिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम मैटर की बात करें, मादा, उर्दू में हम इसे मादा कहते हैं, तो मैटर जो है वो आपको पता है कि बुनियादी तौर पर हम उसको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है सॉलिड यानी ठोस, दूसरा होता है लिक्विड यानी माए, और तीसरा नंबर पे आएगा गैस। अब है ये तीनों भी मादे, यानी मादे की ही 3 किस्में हैं। अब सवाल ये आएगा कि इन तीनों में फ़र्क क्या है। तो अगर हम एटॉमिक लेवल पर बात करें, मतलब जौहर के लेवल पर जाकर अगर हम बात करें, जौहर या सालमात के लेवल पर यानी मॉलिक्यूल्स के लेवल पर अगर हम बात करेंगे, तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस तरह से बनाना पड़ेगा। मान लो कि मैंने एक सॉलिड के मॉलिक्यूल्स लिए और वो कुछ इस अंदाज में होंगे। जैसा आप देख रहे हो कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या चिपके हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो गैप होता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर गैप कहते हैं या इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कहते हैं, वो उनमें निग्लिजिबल है, यानी नहीं के बराबर। तो सॉलिड एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है या ज़ीरो होता है, बहुत ही निग्लिजिबल यानी ज़ीरो होता है। ओके। जब मामला लिक्विड्स का आएगा तो लिक्विड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स ये इस तरह से होंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, चिपके हुए नहीं है जैसे यहाँ चिपके हुए थे। यहाँ पर वो एक दूसरे से थोड़ा सेपरेटेड है, लेकिन फिर भी उनके दरमियान का फासला बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मतलब इसके मुकाबले में ये फासला काफ़ी ज़्यादा है। तो लिक्विड की डेफिनेशन ये हो जाएगी कि लिक्विड एक ऐसा मादा होता है, एक ऐसा मैटर होता है जिसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा होता है सॉलिड के मुकाबले में। ओके। अब जब मामला गैस का आएगा तो गैस के मॉलिक्यूल्स को हमको ये ऐसा बताना पड़ेगा, इस अंदाज में। अब आप देखो, यहाँ मैंने ये मान लो कि ये पहली कैटेगरी सॉलिड की है, इधर ये लिक्विड, और अब ये गैस के मॉलिक्यूल्स है। तो अब आप देखो, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सेपरेटेड है, बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो फ़र्क होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वो यही वाला है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में थोड़ी, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड में बहुत ही कम, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा। ओके। लिक्विड की बात करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की अगर बात करेंगे तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी सॉलिड के मुकाबले में। और जब मामला गैस का आएगा तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसका दूसरा मतलब यह है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के मुकाबले में वो काफ़ी कम हो जाएगी। ओके। तो ये था, समझ लो, दुनिया की तमाम, कोई भी एक गैस अगर आप इमेजिन करो तो उसका ये इंट्रोडक्शन है। ओके। तो गैस ऐसी होती है। ठीक है। अब जैसा मैंने अभी आपको गैस का कंसेप्ट बताया कि गैस एक ऐसा मैटर है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है। ओके। तो इस कंसेप्ट को बेस बनाकर एक नया कंसेप्ट बनाया गया गैसों के लेकर, यानी गैसों के बारे में, और वो था आइडियल गैस का कंसेप्ट। अब आइडियल गैस, उर्दू में हम इसे मिसाली गैस कहेंगे। तो आइडियल गैस, और इसके मुकाबले पर आएगा वो वाली गैस जो दुनिया में पाई जाती है, तो उसको हम बोलेंगे रियल गैस। ठीक है।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं इनकी। अगर हम रियल गैसेस की एग्जाम्पल लेना चाहें तो हमारे दिमाग में आएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, एरेगॉन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये सब के सब जो है ये रियल गैसेस हैं। जब मामला आएगा रियल आइडियल गैस का, तो आप लोग याद रखो कि आइडियल गैस की कोई मिसाल नहीं है। एक्चुअली आइडियल गैस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, इसलिए इसकी कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। ये सिर्फ एक कंसेप्ट है, हमको एक आइडियल गैस समझना है, एक हमको ये देखना है कि आइडियल लेवल पर गैस क्या हो सकती है। तो वो जो भी गैस हो सकती है आइडियल लेवल पर, हम उसको आइडियल गैस बोलेंगे, नहीं मिसाली गैस बोलेंगे। ओके, याद रखो जब हम किसी के साथ आइडियल वर्ड लगा देते हैं तो वो दुनिया में नहीं पाया जाता है, इसलिए आइडियल गैस भी दुनिया में नहीं है। ठीक है, अब सवाल आएगा कि आइडियल गैस होगी क्या, यानी हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो बिल्कुल वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले गैस का कंसेप्ट देखे थे। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि गैस का कंसेप्ट क्या है। गैस का कंसेप्ट यह है कि इसके मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। ओके, अब यहाँ पर सवाल आएगा क्यों दूर होते हैं, तो उसका रीज़न ये है कि इनमें आपस में एक दूसरे के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, एक दूसरे से ये दूर दूर क्यों है, क्योंकि इनका आपस में अट्रैक्शन बहुत कम है। जब हम आइडियल गैस की बात करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ही नहीं। क्लियर, ये कंसेप्ट आप याद रखो। आइडियल गैस का मतलब होता है द गैस इन विच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज मैक्सिमम एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज जीरो, यानी इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा या जीरो होगा। ओके, याद रखना यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसे उर्दू में हम कहते हैं बैन सालमाती कुव्वते कशिश। बैन सालमाती कुव्वते कशिश का मतलब होता है सालमात के दरमियान, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है उसके बारे में हम बात कर, उस अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में एक दूसरे के लिए, तो ऐसी गैस को हम कहते हैं आइडियल गैस। ओके, तो ये एक बहुत पहले, मतलब बहुत पुराने दौर के अंदर ये एक कंसेप्ट बनाया गया गैसों की स्टडी करने के लिए। एक आइडियल गैस का पहले कंसेप्ट बनाया गया और फिर इसको बेस बनाकर अलग अलग रियल गैसेस की स्टडी जो है वो शुरू हुई। ओके, तो ये था आइडियल गैस का कंसेप्ट। अब हम चलते हैं कि गैस की स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कौन कौन से कंट्रीब्यूशंस किए। तो इसके लिए हम एक मेन आर्टिकल ले लेते हैं, यानी आज के इस आर्टिकल का एक नाम दे देते हैं हम लोग, और वो है गैस लॉज, यानी गैस के कवानीन। कि दुनिया में अभी तक जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने गैस की स्टडीज़ किए हैं, तो हम उनमें से मेन जो लॉज हैं वो आज हम पहले पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इनको बेस बनाकर हम जाएंगे एकदम आइडियल गैस के बारे में कि आइडियल गैस की हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ को आप बहुत बारीकी के साथ नोट कीजिए। जब हम गैस लॉज की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हमारे दिमाग में आता है वो है रॉबर्ट बॉयल का। ओके, रॉबर्ट बॉयल, ये नाम आप नोट करो। इसने जो रूल हमको बताया था, या इसने जो लॉ हमको बताया था, उसे हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल का कानून। ये जो लॉ उसने बताया था, ये बताया था 1662 में। अब आप देखो ये कितनी पुरानी बात है, आज हम 2020 में हैं, यानी ऑलमोस्ट 400 साल का तकरीबन गैप हो चुका है। ठीक है, तो इतने साल पहले की बात है। रॉबर्ट बॉयल, बॉयल्स लॉ। देखो इसका ये कहना था कि अगर आपने कोई एक गैस ली है, जब आप इस गैस की स्टडी करोगे तो आपको उसका प्रेशर नोट करना पड़ेगा, आपको उसका वॉल्यूम नोट करना, प्रेशर मतलब उसका दबाव, वॉल्यूम मतलब उसका हजम, आपको उसका टेम्परेचर यानी दर्जे हरारत जो है वो नोट करना पड़ेगा। ओके, ये 3 तो पैरामीटर लेना ही पड़ता, ज़रूरी है गैस की स्टडी के लिए। तो बॉयल का ये कहना था कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, ओके, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम से, या वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर से। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब ये एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेशन वाले, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन इनके बीच में आएगा। उर्दू में हम ये बोलेंगे कि अगर किसी गैस का दर्जा हरारत मुस्तकिल रखते हैं तो उसका हजम
उसके दबाव के साथ माकूस तनासुब में होता है, या दबाव उसके हजम के साथ माकूस तनासुब में होती है। ओके, ये जो चीज़ हमने अभी बयान करी इसे कहते हैं बॉयल का कानून, बॉयल्स लॉ। ओके, क्लियर। अब आप ये जो लॉ है, तो इस लॉ जो है इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखने की कोशिश करते। P प्रोपोर्शनल टू 1/V है, और ये कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप देखो इसमें ये V को अगर मैं, या पहले प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लेते, तो यहाँ पर ये आ जाएगा कांस्टेंट, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 1/V, और V को इधर ला लिए तो ये V इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता। इसका मतलब ये हो जाएगा P इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब P और V का अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, मतलब इन दोनों की हासिल ज़रब अगर कांस्टेंट है, तो हम ये बोल सकते हैं कि P1 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 इंटू V2। ओके, ये जो रिलेशन आपके सामने दिख रहा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये बॉयल का कानून है। ओके, तो इस कानून को आप अपने दिमाग में रखिए। ये दुनिया का, यानी फिजिक्स की दुनिया का ये सबसे पुराना कानून रहेगा गैसों के ताल्लुक से। ओके, सबसे पहला कानून है ये। तो ये था बॉयल्स लॉ। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने ये बातें नोट कर लिए होंगे। मैं एक बार फिर से आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बॉयल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके, एक ही बात है। फिर इसके बाद P प्रोपोर्शनल टू 1/V ले लिए, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लिए, कांस्टेंट V को इधर ला लिए, PV इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, ये था बॉयल्स लॉ। इसके बाद अगला जो लॉ हमको देखना है, ये था 1662 में, यानी ये जो लॉ आया था ये 1662 में आया था। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 150 साल के बाद अगला जो लॉ जो आया वो है चार्ल्स लॉ। ये लॉ आया था 1802 में, 1802 में। ओके, अब चार्ल्स जो है, तो इसने क्या चीज़ बताया था, पहले आप उसको एक बार समझ लो। बात हुई है कि हम इसके अंदर भी एक गैस की बात करेंगे, हम उसका प्रेशर लेंगे, उसका वॉल्यूम V लेंगे, उसका टेम्परेचर T लेंगे। बॉयल्स के टाइम पर हमने क्या किया था कि टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिए थे। जब टेम्परेचर को कांस्टेंट करे थे तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थे एक दूसरे के साथ में। अब सवाल आएगा कि चार्ल्स जो है, तो चार्ल्स लॉ के टाइम पर हम इन 3 पैरामीटर्स के साथ में क्या करने वाले हैं वो अब हमको देखना। तो देखिए, इस मर्तबा चार्ल्स जो है, तो उन्होंने प्रेशर जो है, दबाव, उसको कांस्टेंट कर दिया। ओके, मतलब इसको उन्होंने कांस्टेंट किए, प्रेशर कांस्टेंट, और रिलेशन बताया वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो अब आप सोचिए, वॉल्यूम यानी जगह घेरना और टेम्परेचर यानी गर्मी, ओके, हरारत। तो जब आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगी? कॉमन सेंस से आप सोचिए कि आपने एक गैस लिया और उसका टेम्परेचर बढ़ाए, तो ऑटोमेटिक उसका वो गैस फैलेगी, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। ओके, अगर आपने किसी गैस लिया और उसका टेम्परेचर डाउन करे तो वो सुखड़ेगी, यानी उसका वॉल्यूम कम होगा। तो इसका मतलब उसने ये बताया कि V इज प्रोपोर्शनल टू T, यानी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो कंसेप्ट बताया था ये है चार्ल्स लॉ। ओके, लेकिन इसके लिए शर्त क्या है? कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके बना सकते हैं। आप देखिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट इंटू 1/T। बाद में आप कांस्टेंट इंटू T, और आप T को इधर ला लो तो ये क्या आ जाएगा? V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जाहिर है V/T अगर कांस्टेंट है तो इस पर से हम क्या लिख सकते हैं? इस पर से हम लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। एकदम सिंपल। तो ये फॉर्मूला, या जैसा मैंने अभी आपको ये बताया था, इसे हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, रास्त तनासुब वाला कंसेप्ट। ठीक है, ये हो गया चार्ल्स लॉ के बारे में। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले लॉ की तरफ। अगला जो लॉ है वो ऑलमोस्ट उसी पीरियड में है जिस ज़माने का मतलब चार्ल्स लॉ है। अगला जो लॉ हमको देखना है वो है गे ल्यूजैक्स लॉ। ओके, गे ल्यूजैक्स लॉ। ये लॉ इन्होंने दिया था 1808 में।
अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि गेल-यूज़ैक्स लॉ जो है, ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर से वही वाली बात है कि गैस लिए, उसका प्रेशर P है, उसका वॉल्यूम V है, उसका टेम्परेचर T है, और हमको ये तीन लोगों का आपस का रिलेशन जो है वो देखना है। तो इन्होंने क्या किया, इस मर्तबा इन्होंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिए। ओके, वॉल्यूम ऑफ ए गैस जो है उसको कांस्टेंट करे और ये देखे कि टेम्परेचर का और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन है। तो एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उनको ये चीज़ पता चली कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ में कैसा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिला, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसे कहते हैं गेल-यूज़ैक्स लॉ। ओके, आप याद रखो गेल-यूज़ैक्स जो हैं ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट गुजरे हैं, वही उस पीरियड में तकरीबन 200 साल पहले, और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पानी के बारे में बताया था। ये जो फार्मूला आज हम बोलते हैं H2O, तो ये फार्मूले का कंसेप्ट एक्चुअली गेल-यूज़ैक्स ने ही बताया था। उन्होंने बताया था कि पानी के अंदर हाइड्रोजन, पानी का जब मॉलिक्यूल आप लोगे तो उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से डबल होता है। तो आप देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ओके, तो ये कंसेप्ट एक्चुअली गेल-यूज़ैक्स ने ही बताया था, यही उनकी डिस्कवरी है। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आ गया होगा। तो ये था गेल-यूज़ैक्स लॉ, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलिए अब हम चलते हैं और अगले लॉ की तरफ कि और कौन से लॉज हमको इसके अंदर देखना है, इंपॉर्टेंट लॉज। आप लोग देखिए इसके बाद अगले नंबर पे, मतलब चौथे नंबर पर एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, तो एवोगैड्रोज लॉ, यानी यहाँ पर अब एवोगैड्रोज लॉ जो है ये आएगा, और ये भी उसी पीरियड में है 1811 के आसपास। आप देखो 1802 आया था पहले चार्ल्स लॉ, फिर 1808 आया गेल-यूज़ैक्स लॉ, और अब 1811 एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो जो हैं इन्होंने एक नया कंसेप्ट बताया। इन्होंने क्या किया कि फिर से बात वही है कि इन्होंने भी गैस लिए जिसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि इस मर्तबा इन्होंने प्रेशर और टेम्परेचर ये दो लोगों को कांस्टेंट किए, प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी कांस्टेंट किए। अब बाकी बचा वॉल्यूम, तो इन्होंने वॉल्यूम के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक लॉ बनाया, एक कानून बनाए, और वो कानून ये था कि मैं यहाँ लिख देता हूँ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस contains equal number of molecules। ओके, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कोई भी गैस अगर आप लेंगे तो उसका जो मसावी वॉल्यूम जो होगा, मसावी हजम जो होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो बिल्कुल मसावी रहेगी। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये है एवोगैड्रोज लॉ, एवोगैड्रो का कानून। अब इस चीज़ का मतलब क्या है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कोई भी गैस अगर आप लेते हैं तो उस गैस के मसावी हजम के अंदर मॉलिक्यूल्स की मसावी तादाद जो है वो होंगी, उनकी जो तादाद होंगी मॉलिक्यूल्स की या सालमात की, तो वो बिल्कुल मसावी होगी अगर आप उसका हजम मसावी लेते हैं तो। लेकिन शर्त है कि प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये था एवोगैड्रोज लॉ। ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है, यानी एवोगैड्रोज लॉ का जो कंसेप्ट है, इसको आप एक बार समझ लो। देखो इसका कंसेप्ट हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिए, मान लो एक बीकर लिए, और इसके अंदर कोई एक गैस ली है। ज़ाहिर उसको एक पिस्टन से आपको कैद करके रखना पड़ेगा वरना गैस भाग जाएगी इसमें से। तो यहाँ पर एक गैस 1 है इस जगह पर। ओके, मतलब दोनों में एक ही गैस है, एक ही गैस लेना है दोनों में। यहाँ का वॉल्यूम जो है मान लो V1 है और यहाँ का वॉल्यूम V2 है, लेकिन दोनों का प्रेशर और टेम्परेचर सेम है। ओके, तो इसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 है और यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N2 है। तो ये जो रूल था इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर,
इसका मतलब ये है कि ये जो N1 है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V1 पर। ओके, या फिर V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा N1 पर, उल्टा भी बोल सकते हैं आप लोग। यानी इसको अगर आपको बोलना है तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं, V1 प्रोपोर्शनल टू N1, यहाँ से आप बोलेंगे V2 प्रोपोर्शनल टू N2। मतलब जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, जो वॉल्यूम होता है तो वो उसमें मौजूद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करेगा। उसमें सालमात की जो तादाद है वो उसके हजम के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप हजम कम लोगे, वॉल्यूम कम लेंगे, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। अगर आप वॉल्यूम बढ़ा दोगे गैस का तो उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ जाएंगे। तो ये जो कंसेप्ट है ये था एवोगैड्रोस लॉ। ओके, अब आप देखिए ये जो एवोगैड्रोस लॉ जो है इस पर से हमको बहुत सारी चीज़ें जो है वो पढ़ना है। ख़ास तौर से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है जिसे हम कहते हैं मोल। ये डेफिनेटली आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ओके, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर मोल कंसेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर भी जब हम एवोगैड्रो का जब हम नाम लेते हैं तो साथ ही साथ मोल का जो कंसेप्ट है वो आना कंपलसरी हो जाता है। तो इसलिए अब हम पहले थोड़ा सा मोल्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे कि मोल क्या चीज़ होती है। ओके, नंबर, क्योंकि हमको बाद में मोल्स जो है उनके बारे में पढ़ना ही है डिटेल में इस चैप्टर के अंदर। तो पहले आप मोल समझ लो कि मोल क्या चीज़ होती है। आप देखिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है किसी भी सब्सटेंस के लिए, कोई भी गैस के लिए बोलो या लिक्विड या सॉलिड, किसी के भी लिए अगर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, ख़ास तौर से गैस के लिए तो एकदम सिंपल वे में हम समझ सकते हैं इसको कि अगर नंबर ऑफ मोल निकालना है तो हम एक काम करेंगे इसके अंदर कि इसमें हम उस चीज़ का गिवन मास लेंगे। गिवन मास का मतलब है उसकी कमियत, जो भी कमियत आपको दी गई है उस चीज़ की वो ले लो, तो गिवन मास, और इसको आप डिवाइड कर दो मोलर मास से। ओके, मोलर मास के साथ आप उसको जब डिवाइड कर दोगे तो जो नंबर आपको मिलेगा, यानी ये तनासुब, ये जो रेशो आपको मिलेगा वो आपको मोल की तादाद बता देगा। ओके, अब इस चीज़ का यानी यहाँ पर ये जो गिवन मास का मामला तो ठीक है, ये मोलर मास क्या चीज़ होती है, तो मोलर मास के लिए आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। ओके, किसी भी गैस का, कोई भी सब्सटेंस का अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला पता है तो आप उस पर से उसका मोलर मास इजीली निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक दो एग्जांपल बता देता। मान लो हाइड्रोजन की अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन का मतलब है H, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, बराबर है। तो इस हाइड्रोजन के लिए हम बात करें तो 1, यानी इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 1 होगा, प्लस इसका मॉलिक्यूलर वेट 1 होगा, इसका मतलब टोटल मिलाकर आ गया 2। ये जो 2 है इसके साथ में अगर मैं ग्राम लगा दूं तो ये जो 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस होगी इसको हम बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन गैस। ओके, यानी 1 मोल हाइड्रोजन गैस का मतलब होगा ऐसी हाइड्रोजन गैस जिसका वजन या जिसकी कमियत 2 ग्राम हो। ओके, क्लियर। 2 ग्राम मास वाली जो हाइड्रोजन गैस है वो 1 मोल होती है, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो 1 मोल होगी। ये हो गया हाइड्रोजन के बारे में। चलो एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक दूसरा ले लेते हैं कोई और, मान लो ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन का मतलब रहेगा O, एक ऑक्सीजन का एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। अब एक ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो 16 है, दूसरे का भी 16 होगा, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 32। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 32 के साथ में ग्राम लगा देंगे, तो 32 ग्राम जो ऑक्सीजन होगा ये होगा 1 मोल ऑक्सीजन। यानी अगर आपको 1 मोल ऑक्सीजन लेना है तो आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का अगर आपको 1 मोल लेना है तो आपको सिर्फ 2 ही ग्राम हाइड्रोजन लेना है, लेकिन ऑक्सीजन का अगर आपको 1 मोल लेना है तो आपको 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। ओके, ये हो गया मतलब ये कंसेप्ट है मोल का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ गैसों के लिए ही अप्लाई करो, आप किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक और कर लेते हैं। मान लो आपने सल्फ्यूरिक एसिड लिया H2SO4। सवाल यह आएगा कि H2SO4 के अंदर सबसे पहले तो आपको एटम्स गिनना पड़ेंगे कि कितने लोग हैं इसमें। तो आप देखो इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2 प्लस सल्फर प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन 4 बार है, बराबर है। सल्फर 1 बार, हाइड्रोजन 2 बार, ऑक्सीजन 4 बार। ये हाइड्रोजन के लिए 1, ये हाइड्रोजन के लिए 1, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16, 16, 16, 16। अब इन सब का टोटल कर लो तो 16 चौक 64, यहाँ तक इन सब का ये 64 आ गया, इसमें 32 मिला लो, ये हो जाएगा 96, इसमें ये 2 मिला लो
दो मिला लिए तो ये हो जाएगा 98। इसका मतलब जब आप 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो वो 1 मोल होगा। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड का मामला ये आएगा कि 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू 1 मोल, यानी 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपको लेना है तो उसका जो वजन है, उसका जो मास रहेगा वो 98 ग्राम होना चाहिए। ओके, तो ये था मोल का कंसेप्ट। अब सवाल ये आया कि एवोगैड्रोस लॉ के अंदर ये कंसेप्ट क्यों आया और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई हमको। तो आप देखिए, ये एक बार फिर से हम इस लॉ को देख लेते हैं क्योंकि ये आना ज़रूरी है आप लोगों को। अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके अंदर प्रेशर एंड टेम्परेचर, इन दो लोगों को कांस्टेंट लेना है। ओके, तो अगर मान लो किसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब क्या बोले थे हम लोगों ने इसके अंदर, इसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि इक्वल वॉल्यूम यानी मसावी हजम ऑफ ए गैस, किसी गैस का, कंटेन्स मतलब होते हैं या रखता है क्या, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो तादाद है वो बिल्कुल इक्वल होगी। तो यहाँ पर कहीं तो भी हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ है 1 मोल, ओके, ये इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो अगर आपने मान लो किसी चीज़ का 1 मोल लिए तो सवाल ये आएगा कि उसमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे, बराबर है, वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे। वो जो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा उसको कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर, उसको Na लिखा जाता। ओके, एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनीथिंग, यानी दुनिया की कोई भी चीज़ लो आप लोग, चाहे सॉलिड लो, गैस लो, लिक्विड लो, कोई भी चीज़ लो, कोई भी केमिकल लो, बराबर है, किसी भी टाइप का कोई एलिमेंट लो, कोई कंपाउंड लो, कुछ भी लो आप लोग, अगर आपने वो 1 मोल लिए तो उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होंगे इस लॉ के हिसाब से। और वो जो कांस्टेंट नंबर होगा मॉलिक्यूल्स का, उस नंबर को हम बोलेंगे एवोगैड्रोस नंबर और उसका सिंबल है Na। तो Na का मतलब हो गया एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, यानी 1 मोल के अंदर सालमात की तादाद। ओके, अब ये नंबर क्या होता है तो वो अब आप देख रहे हो कि आपके स्क्रीन के ऊपर एवोगैड्रोस नंबर जो है वो दिखाई दे रहा है कि उसकी वैल्यू जो है वो इतनी होती है। ओके, चलो ठीक है, तो ये था एवोगैड्रोस लॉ। अब आप देखिए कि अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा तो इन तमाम लॉज को मैं 1 बाय 1 यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ और देखता हूँ कि इससे हमको रिजल्ट क्या मिलता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि जब हम किसी गैस की स्टडी करते हैं तो हमको प्रेशर लेना पड़ेगा, वॉल्यूम लेना पड़ेगा, टेम्परेचर लेना पड़ेगा। और अभी अभी हमने देखा एवोगैड्रोस लॉ का कंसेप्ट, तो हमने उसके अंदर नंबर्स को भी लेना पड़ा, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर की अगर हम बात करेंगे तो हम उसको n सफिक्स a लिखना पड़ेगा। ओके, चलो ठीक है। अब आप देखिए कि ये 3 खास तौर से ये जो 3 पैरामीटर, 3 अलग अलग जो पैरामीटर्स हमारे पास हैं, इनको बनाकर हम, यानी इनको लेकर हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या रिजल्ट हमको मिल सकता है इनसे। तो देखिए, सबसे पहले हमने बॉयल्स लॉ की बात किए थे, और बॉयल्स लॉ की जब हमने बात करे थे तो हमने ये कहा था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। मतलब इसके बॉयल्स के हिसाब से, चलो मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ, बॉयल्स लॉ के हिसाब से अगर हम बात करेंगे, ओके, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, वी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पी, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी हजम जो है वो दबाव के साथ माकूस तनासुब में है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था चार्ल्स लॉ, और हमने देखा कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसके बाद नंबर 3 के अंदर वैसे तो हमने गेल-यूज़ाक्स लॉ देखा था, ओके, लेकिन अगर हम उसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मतलब निगलेक्ट भी कर दें, छोड़ भी दें, अगर हम उसको डायरेक्ट हम एवोगैड्रोस लॉ पर अगर आ जाएं तो आप लोग देखो, एवोगैड्रोस लॉ जो है इस पर से हमको क्या मिला था। एवोगैड्रोस लॉ का ये कहना था कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
ओके, अगर मैं उसको कैपिटल एन लिख देता हूँ चलेगा। कैपिटल एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर मस्ट बी कांस्टेंट। प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए ये कंडीशन में। अब आप देखो, एक बार आप गौर से देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने वॉल्यूम लिया हूँ और राइट हैंड साइड में लोग बदलते जा रहे हैं, बराबर है। तो अब ये मैंने जानबूझ के इस तरह ऐसा लिखा हूँ, जस्ट अपना रिजल्ट लाने के लिए मैंने इस चीज़ को इस तरह से लिखा। आप लोग देखो, पहला जो मामला है V प्रोपोर्शनल टू 1/P, दूसरा है V प्रोपोर्शनल टू T, तीसरा है V प्रोपोर्शनल टू N। तो क्यों ना हम इन तीनों बातों को मिक्स कर लें। ओके, क्या हम इन तीनों को लिखकर मिक्स करके नहीं लिख सकते? अगर हमने इनको मिक्स करके लिखने की कोशिश किए तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू। आप लोग देखो, यहाँ पर कुछ लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कुछ लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक साथ अगर कंबाइन करके ये तीन रिलेशंस को, मतलब ये तीन अलग अलग जो रिलेशन है इनको कंबाइन करना अगर हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाले लोग ऊपर जाएंगे और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाले लोग नीचे जाएंगे। तो देखते हैं कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा। बॉयज लॉ के अंदर V प्रोपोर्शनल टू 1/P है, तो P नीचे है, इसका मतलब P नीचे आ गया। ओके, चार्ल्स लॉ के हिसाब से V प्रोपोर्शनल टू T है, ऊपर है, तो इसका मतलब T ऊपर आ गया, इनटू V प्रोपोर्शनल टू N, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N ऊपर आ जाएगा। देखो आप लोग, तो क्या हुआ, हमको क्या मिला, ये तीनों अलग अलग लॉज को मिलाकर हमने जब कंबाइन करे तो हमको क्या मिला, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय प्रेशर, यानी प्रेशर अपॉन में आ गया। ओके, अब आप एक चीज़ देखो, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा लेते हैं। अगर मैं यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। मान लो वो कांस्टेंट R है। आप याद रखो, ये जो R है इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। इसकी क्या वैल्यू होती है वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ओके, R ये आ जाएगा T इंटू N/P। ओके, तो देखो, तमाम पुराने जो लॉज गुजरे हैं पिछले 100-150 साल के डेवलपमेंट के अंदर, जो अलग अलग लॉज बने थे, उन सब को अगर मिला लिया जाए तो मिलाने के बाद ये रिजल्ट हमको मिलता है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो रिजल्ट हमको मिला, इस रिजल्ट को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करते हैं, मतलब इसको थोड़ा सा इधर यानी रीअरेंज कर, मॉडिफाई तो नहीं कर रहे, इनको रीअरेंज करेंगे। हम एक काम कर सकते हैं, इन दोनों को इधर लेकर आ जाते, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ये P ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा P इंटू V अपॉन ये T नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, इस साइड में दो लोग बचेंगे, वो है R इंटू N। ओके, और अब आप एक चीज़ देखो, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एक रिलेशन आ गया। अब ये जो रिलेशन हमारे पास जो दिख रहा है हमको, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इस नंबर के बारे में देखो कि n क्या चीज़ है। अभी जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि n जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहाँ से आए थे, एवोगैड्रोस लॉ से। एवोगैड्रो का कहना था कि V प्रोपोर्शनल टू N, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ आप एक चीज़ देखो कि अगर आप V प्रोपोर्शनल यानी वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर अगर डिपेंड करते हैं, तो आप इस तरह से लो उसको कि अगर आपके पास 1 मोल गैस है, ओके, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। अगर आपके पास 2 मोल गैस है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो 2 टाइम्स Na हो जाएगा, डबल उससे। अगर आपके पास 3 मोल गैस है तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो 3 टाइम्स Na हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर बढ़ते जा रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो n है ये बेसिकली प्रोपोर्शनल टू n है, स्मॉल n। यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो काय पर डिपेंड हो गया, वो नंबर ऑफ मोल पर डिपेंड हो गया। तो हम यहाँ पर इस कैपिटल N को हटाकर स्मॉल n ले सकते हैं। स्मॉल n का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल, यानी V प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल। तो यही मुझे यहाँ पर बताना था कि ये जो n है, कैपिटल N, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्चुअली ये नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है। यानी इसकी जगह पर हम स्मॉल n ले सकते हैं और अब हम उसको नंबर ऑफ मोल ऑफ द गिवन गैस बोलेंगे। जो गैस हमारे पास है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं उसमें मोल की तादाद जो है वो स्मॉल n लेंगे। ओके, मुझे उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए,
आपके जो पैरामीटर थे अभी तक गैस की स्टडी करने के, कौन कौन से पैरामीटर थे? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, फिर साथ ही साथ एक नया कंसेप्ट आ गया था नंबर ऑफ मोल्स का, और फिर इसको हटाकर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कंसेप्ट आया था, फिर हमने उसको हटाकर नंबर ऑफ मोल्स में लेकर आ गए। तो ये जो अलग अलग पैरामीटर्स हैं इनमें ये रिलेशन नज़र आ गया। अब अगर ये रिलेशन हमारे पास है तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करके इस तरह से कर सकते हैं, इस टी को उधर रिप्लेस कर लो, उधर उसको भिजवा दो, उधर वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। अगर ये टी इधर चले जाता है तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, P इंटू वी इज़ इक्वल टू, ये जो n है मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, फिर r, और ये t नीचे था उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इंटू टी। आप लोग देखो, आपने डेफिनेटली ये इक्वेशन देखा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस इक्वेशन है, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर P का मतलब है प्रेशर, V का मतलब है वॉल्यूम, N का मतलब है नंबर ऑफ मोल, R का मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T का मतलब है टेम्परेचर ऑफ द गैस। ओके, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, मिसाली गैस मसावात। तो इस तरीके से गैस के जितने भी पुराने जो लॉज गुजरे हैं, अलग अलग ग्रेट साइंटिस्ट ने जो अलग अलग जो लॉज बताए थे, उन सबको अगर कंबाइन कर लिया जाए तो कंबाइन करने के बाद ये रिजल्ट मिलता है, और ये इक्वेशन को हम कहेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। इसको आइडियल गैस इक्वेशन क्यों बोलेंगे? तो उसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने जितने भी लॉज पढ़े थे वो सब आइडियल गैसेस के लिए ही थे, यानी हमारे दिमाग में वहाँ पर वो जो लॉज जो थे वो लॉज ही बनाए गए थे आइडियल गैस को ध्यान में रखकर। इसीलिए उन तमाम लॉज को मिलाकर जो नया रिजल्ट बना वो भी आइडियल गैस के लिए होगा, इसलिए ये इक्वेशन का नाम आइडियल गैस इक्वेशन है। ओके, तो इस तरह से हम मिसाली गैस मसावत या आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन जो है वो कर सकते हैं, या उसका जो ओरिजिन है वो हम समझ सकते हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की पूरी जो दास्तान मैंने अभी आपको सुनाया, पूरा जो कहानी जो आपके सामने अभी बयान हुई वो आपको समझ में आया होगा, इसके सारे कैरेक्टर्स आपके समझ में आए होंगे, और ये पूरा कैसे हुआ, किस तरीके से ये डेवलपमेंट होता चला गया वो हमने देखा। ओके, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा आइडियल गैस और आइडियल गैस इक्वेशन, आखिरी में मैं अब आपको एक बार फिर इनकी डेफिनेशंस बता देता हूँ, और फिर यहाँ पर हम ये चैप्टर को क्लोज़ करेंगे, रोकेंगे। आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आइडियल गैस क्या होती है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, आइडियल गैस का मतलब होता है ऐसी गैस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो हो। ओके, ऐसी गैस जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़ीरो होता है उसे आइडियल गैस कहते हैं। ओके, इसके बाद ये चीज़ याद रखो कि आइडियल गैस की कोई एग्जाम्पल आप नहीं दे सकते, क्योंकि ये रियल में है ही नहीं, दुनिया में ये मौजूद नहीं है। आइडियल गैस इज़ नॉट इन रियल एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, दुनिया के अंदर उसका रियल में एग्जिस्टेंस नहीं है। फिर इसके बाद मामला आएगा कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी। तो आइडियल गैस इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होगी? चलो पहले डेफिनेशन ले लेते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो आइडियल गैस इक्वेशन का मतलब होगा द रिलेशन। इक्वेशन का मतलब एक्चुअली क्या है? रिलेशन है। द रिलेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस। यानी आइडियल गैस के जो अलग अलग पैरामीटर्स होंगे, आइडियल गैस के बिहेवियर की स्टडी करने के लिए जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, पी, वी और टी, उनका आपस का जो रिलेशन आएगा उसे आइडियल गैस इक्वेशन कहेंगे। ओके, द रिलेशन, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन वेरियस पैरामीटर्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। यानी किसी मिसाली गैस के लिए दबाव, हजम और टेम्परेचर के दरमियान जो ताल्लुक बताने वाली मसावत होगी उसे हम मिसाली गैस मसावत कहेंगे। ओके, अब सवाल आता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी? तो वो ये है, आइडियल गैस इक्वेशन है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई? तो ये हमने इसका पूरा बैकग्राउंड देखा है और मुझे पूरा यकीन है कि ये आपको समझ में आया होगा। ओके, अब यहाँ पर आप याद रखिए कि इसी पीरियड को जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, ओके, हम लोग 1811 तक आ गए थे। यानी आखिरी जो साइंटिस्ट था कौन? एवोगैड्रोस। वो 1811 में उन्होंने बताया था, और उन्होंने क्या बताया था वो हमने देखा।
उन्होंने बताया था V इज़ प्रोपोर्शनल टू N या N इज़ प्रोपोर्शनल टू V। ओके, यानी गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इफ़ प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। ओके, अब आप देखिए कि यहाँ से ऑलमोस्ट 60 साल गुजरते हैं। ओके, 1811 से 60 साल गुजरने के बाद यानी नियर अबाउट 1871 ये सन के में यानी इसके आसपास दुनिया में दो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट आए, जिनमें से एक का नाम है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो अपनी 4 इक्वेशंस के नाम, 4 इक्वेशंस जो है उनकी उसके लिए बहुत फेमस है दुनिया में, मैक्सवेल्स इक्वेशंस के लिए। ओके, और एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है बोल्ट्जमैन। तो ये जो दो अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन, इन लोगों ने 1871 इस सन के आसपास एक बहुत ही बढ़िया एक थ्योरी जो है वो डेवलप की। और ये पूरी जो थ्योरी थी, ये पुराने सारे रिलेशंस को आपस में मिक्स करके और इन सब को बेस बनाकर इन लोगों ने एक नई थ्योरी जो है वो तैयार की। और वो जो थ्योरी इन्होंने बनाए वो थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एक्चुअली एक ऐसी थ्योरी है, एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है स्टडी करने का, गैसों की स्टडी करने का एक थ्योरेटिकल एक बैकग्राउंड है, जिसको एक्चुअली बनाया था मैक्सवेल ने और बोल्ट्जमैन ने। यानी ये दो साइंटिस्ट इसके अंदर मेन रोल अदा करेंगे। अब सवाल ये आएगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो है वो उसके बेसिक अजम्पशंस क्या हैं, मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने मिलकर क्या किया था, कौन सी थ्योरी तैयार की थी, वो तमाम चीज़ें हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ओके, मुझे यकीन है कि आपको आज का पूरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा और आपने ये सब नोट डाउन भी कर लिया होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको इसके जो नोट्स हैं, यानी लेक्चर नोट्स भी और ये चैप्टर के पूरे कंप्लीट नोट्स जो हैं वो आपको जैसे जैसे हमारे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको नोट्स मिलते जाएंगे। ओके, कीप स्टडीइंग, और कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।